और जो तमाम अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ मिलकर हम अपने काम पर लगे हुए हैं। अल्लाह बहुत जल्द इमरान नियाजी से अवाम की जान छुड़ाएगा। अगर अपोजिशन इस मामले में हार जाती है तो हुकूमत फिर एक बार फिर से मजबूत हो जाएगी। टीटीपी बलोच दहशतगर्द जो है दाइश पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, किस्मत और अकल जो होती है ना वो दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, किस्मत और अकल। अच्छा, बाज़ दफ़ा अपनी अकल का दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को तब्दील करते हैं और बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं जी अकल का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर पाते और अपनी अकल से किए गए जो गलत फैसले हैं उनकी बिना पर नुकसान उठाते हैं। अब इसी तरह इंसान का नसीब है, जो कहते हैं पत्थर पर लकीर होता है, नसीब जिसको कोई बदल नहीं सकता। अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि जी नसीब वाला जीत जाता है, अक्लमंद दुरुस्त फैसला करके भी हार जाता है। नसीब यानी ऊपर हो गया ना, और नसीब इंसान को बुलंदियों तक ले जाता है और कभी कभी बुलंदियों से नीचे भी धकेल देता है। अच्छा, अपने नसीब से कहते हैं कोई लड़ नहीं सकता। आपकी किस्मत आपकी अक्लमंदी से बनाए गए बड़े बड़े मंसूबों पर भी पानी फेर देती है। कहते हैं ना किस्मत का खेल है, किस्मत ने साथ नहीं दिया या किस्मत ने बहुत साथ दे दिया। और इसीलिए कहते हैं जी अच्छी ज़िंदगी के लिए अच्छा नसीब मांगें, किसी को दुआ दें तो क्या तुम्हारा नसीब अच्छा हो। अच्छा, अक्ल ना भी हो ना तो काम चल सकता है। अब ऐसी कहानी जिसमें अक्ल और किस्मत को ख्याली कहानी के तौर पे बयान किया गया। कहानी कुछ इस तरह से है कि जी किसी जगह दो शख्स रहते थे, एक का नाम था अक्ल, दूसरे का नाम था नसीब। एक दफ़ा वो दोनों कार में सवार होकर एक लंबे सफ़र पर निकल पड़े, अक्ल और नसीब। अभी वो आधे रास्ते में पहुंचे थे कि वीरान रास्ते पर उनकी कार का पेट्रोल ख़त्म हो गया। दोनों ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से रात गहरी होने से पहले यहाँ से निकल जाएं, लेकिन सफ़र बहुत लंबा था। इसलिए अक्ल और नसीब ने इतना पैदल चलने से बेहतर ये ख्याल किया कि जब तक कोई मददगार नहीं आ जाता वो यहीं पर अपना वक्त गुजार लेंगे। अच्छा, अक्ल ने फैसला किया कि वो सड़क के किनारे लगे हुए दरख्त के नीचे जाकर सो जाएगा और नसीब ने फैसला किया कि वो सड़क के दरमियान ही सोएगा। लेकिन अक्ल को नसीब का फैसला समझ में नहीं आया। उसने नसीब से कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम अगर सड़क के दरमियान में सो जाओगे तो अपने आप को मौत के मुंह में डाल दोगे। जिस पर नसीब ने कहा कि नहीं, मुझे तो सड़क के दरमियान में ही सोना है। इसी में फ़ायदा भी है क्योंकि सड़क के दरमियान में सोने से किसी की मुझ पर नज़र पड़ गई तो अगला मुझे जगाकर यहाँ सोने का सबब पूछेगा और हमारी मदद कर देगा। अच्छा, जब दोनों के दरमियान फैसला हो गया तो अक्ल दरख्त के नीचे जाकर और नसीब सड़क के दरमियान में सो गया। अच्छा, अभी कुछ वक्त ही गुजरा होगा कि अचानक से एक बड़े तेज़ रफ्तार ट्रक का उधर से गुजर हुआ। जब ट्रक ड्राइवर की नज़र सड़क पे पड़ी कि भाई कोई सड़क के बीचों बीच पड़ा सो रहा है, तो उस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक रोकने की बड़ी कोशिश की। इसी दौरान जो ट्रक है वो नसीब को बचाते बचाते मुड़ कर दरख्त में जा टकराया। और क्या आपको पता है ना कि दरख्त के नीचे क्या था? दरख्त के नीचे सोया हुआ था बेचारा अक्ल। क्या हुआ? वो कुचला गया, जान से हाथ धो बैठा और नसीब बिल्कुल महफूज रहा। शायद हकीकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। नसीब कहते हैं लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, हालांकि उनके काम अक्ल से नहीं हो रहे होते, लेकिन नसीब उनका साथ दे रहा होता है। कहते हैं कि जिसका नसीब साथ दे दे उसके उल्टे काम भी सीधे पड़ जाते हैं, जैसे कब कहानी में हुआ। अब हो सकता है कि एक चीज़ आपको बुरी लगे, नागवार लगे, लेकिन वही आपके लिए बेहतर हो। और ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ आपको पसंद हो, अकल का तकाजा भी हो, लेकिन वही चीज़ आपके लिए बहुत बुरी साबित हो जाए। और मैं दोबारा अपने अल्फाज दोहराऊंगी, जैसा कि हम सुनते आए कि नसीब से नहीं लड़ा जा सकता, कोई लड़ ही नहीं सकता। चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, कितना भी अक्लमंद हो, वो अपने नसीब से, अपने मुकद्दर से नहीं लड़ सकता। अच्छा, सियासी खेल भी अकल और नसीब के गिर्द घूम रहा है। अब ज़रा गौर से सुनते जाइएगा। बदतरीन महंगाई के बावजूद हुकूमत का अब तक कायम रहना, हुकूमत खुश नसीब हुई ना, हुकूमत के अच्छे नसीब को जाहिर करता है। अच्छा, ऑपोजिशन की हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद हुकूमत को ना गिरा पाना ऑपोजिशन के बुरे नसीब को जाहिर करता है। अच्छा, कल भी और आज भी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि ऑपोजिशन ने 3 साल में बार बार हुकूमत गिराने की कोशिश की लेकिन नहीं गिरा सकी। इसमें बड़ा सबक है कि अगर कोई समझे तो, मगर ऑपोजिशन वो फिर भी हर हरबा इस्तेमाल करके हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल करना चाहती है। अपनी अकल, सियासी समझ बूझ को इस्तेमाल करके ऑपोजिशन हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करना चाहती है, लेकिन आज आकर ऑपोजिशन की हर चाल उसी पर उल्टी पड़ जाती है। अब इससे क्या पता चलता है कि नसीब हुकूमत का साथ दे रहा है फ़िलहाल अब तक, और ऑपोजिशन के नसीब में अभी कोई कामयाबी नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल अब तक। अच्छा, एक वक्त था जब ऑपोजिशन के पास वक्त था कि वो हुकूमत के दरो दीवार हिला सकती थी, लेकिन उस वक्त
सिवाय मौलाना साहब के कोई भी हुकूमत के खिलाफ बाहर सड़कों पर नहीं आया। मौलाना साहब से तमाम अपोजिशन जमातों ने खूब वादे किए, खूब साथ निभाने की बड़ी बड़ी कस्में खाई, लेकिन जब ज़रूरत पड़ने पर मौलाना साहब ने पीछे मुड़ के देखा तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि वह हुकूमत के खिलाफ अकेले ही वहाँ से जाए सड़कों पर खड़े थे। यानी मौलाना साहब की वो सिचुएशन थी ना कि मैं और मेरे साथ भी मैं। अच्छा, उस वक्त अपोजिशन का नसीब कह लें कि उसके साथ था, लेकिन अपोजिशन जमातों ने अपनी अक्ल का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया। नसीब साथ दे सकता था लेकिन अक्ल का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया, और इस तरह उनका जो किया गया ये गलत फैसला उन्हीं पे भारी पड़ रहा है। अच्छा, इमरान खान साहब ने जब से इक़्तिदार संभाला है तब से ही अपोजिशन ने हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। हुकूमती टीम के बकौल अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ शुरू दिन से ही नाकामी और नाअहली का झूठा प्रोपेगेंडा करती रही, क्योंकि हुकूमत के बकौल अपोजिशन ये बात अच्छे से जानती थी कि इमरान खान साहब इक़्तिदार मिलते ही अपोजिशन के करप्शन का हिसाब उनसे मांगेंगे, और हुआ भी ऐसे ही। और वज़ीर आज़म साहब ये समझते हैं कि वो सिस्टम को ठीक करने की इब्तिदा कर चुके हैं प्रैक्टिकली, लेकिन अब भी निज़ाम में बहुत सी ऐसी खामियाँ और बहुत सी ऐसी रुकावटें हैं जिनकी वजह से मुल्की निज़ाम लाख कोशिशों के बावजूद ठीक नहीं हो पा रहा। अच्छा, वज़ीर आज़म का जो फोकस है ना वो करप्शन से छुटकारा, लूटी हुई जो दौलत है वो वापस लाना, और जो टैक्स ना दहिंदगान है उनको टैक्स नेट में शामिल करना है। और इमरान खान साहब ने आज भी टैक्स की अदायगी पर जोर दिया है और कहा है जी कि 22 करोड़ लोगों में से 20 लाख टैक्स देते हैं, और बहुत से लोग अच्छे लाइफस्टाइल के साथ ज़िंदगी गुजारें मगर ज़ीरो टैक्स देते हैं। बहुत जल्द ऐसे लोगों तक पहुंचने वाले हैं जो टैक्स नहीं देते हैं। अच्छा, टैक्स अदा ना करने वालों में बहुत सी सियासी और बहुत सी दीगर आम शख्सियात भी शामिल हैं जिन्हें टैक्स अदा करके मुआशरे के लिए बतौर रोल मॉडल अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो खुद टैक्स चोरी कर रहे हैं और वज़ीर आज़म ऐसे लोगों के गिर्द घेरा तंग करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, जब भी इमरान खान साहब ने माफियाज पे हाथ डालने की बात की, क्या हुआ? तब हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होने शुरू हो जाती हैं या कर दी जाती हैं। ज़ाहिरी बात है, कर दी जाती हैं। अब इसीलिए वज़ीर आज़म साहब क्या कह रहे हैं कि जी अपोजिशन वाले एक माफिया की शक्ल में इकट्ठे होकर अपनी करप्शन का दिफा करना चाहते हैं, और अपोजिशन इस पर मौक़िफ़ देती है कि वो अवाम की तबाही को मज़ीद देखने की ताकत नहीं रखती है। अवाम का दुख दर्द अपोजिशन को बड़ा तकलीफ दे रहा है, सता रहा है, अपोजिशन परेशान है अवाम के लिए, और इसीलिए वो अब अपने लिए नहीं बल्कि इस अवाम के लिए सड़कों पर निकलना चाहती है, ऐसा अपोजिशन वाले कहते हैं। और वो कहते हैं हुकूमत का खात्मा भी वो सिर्फ अवाम के लिए करना चाहती है। अब अवाम इस पर कितना ट्रस्ट करती है ये अवाम जवाब दे सकती है। अच्छा, पीपल्स पार्टी भी यही ख्याल करती है कि जी वो 27 फरवरी को इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने पर इसलिए मजबूर है क्योंकि अवाम का जो सब्र है अब जवाब दे चुका है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब बड़े पुरुमीद हैं कि वो जल्द मसाइल पर काबू पा लेंगे, और वो अब तक की जो अपनी परफॉर्मेंस है उससे बहुत ज़्यादा मुतमईन है। और उन्होंने आज भी अपने इस बयान में भी इस बात का इजहार किया जब उन्होंने आपको याद होगा कि UNDP रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जी KPK में गुर्बत जो है वो कम हुई है, और हमें KPK में इसलिए वोट मिले हैं क्योंकि हमने वहाँ गुर्बत कम की है, और पाकिस्तान में थोड़ी गुर्बत कम हुई है, और इसमें हुकूमत की कामयाबी वो कह रहे हैं, और हुकूमत की कामयाबी ही मैं समझता हूँ। लेकिन शहबाज शरीफ साहब यही समझते हैं कि जी हुकूमत जो है वो किसी तरीके से कामयाब नहीं है बल्कि नाकाम हो चुकी है। अच्छा, आज शहबाज शरीफ साहब ने नैब की पेशी के मौके पे मीडिया से गुफ्तगू की जिसमें वो काफ़ी बुझे से दिखाई दिए। कुछ कह लें कि अपनों के दिए हुए ज़ख्म और कुछ गैरों की बेरुखी ने शायद शहबाज शरीफ साहब का दिल तोड़ कर रख दिया, इसीलिए वो बहुत मायूस बड़े बुझे दिखाई दे रहे थे, नज़र आ रहे थे। लेकिन बज़ाहिर ये शो कर रहे थे, जताने की कोशिश कर रहे थे कि वो बिल्कुल ठीक है, बड़े कॉन्फिडेंट हैं, और हुकूमत को रुखसत करने के लिए अब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। शहबाज शरीफ साहब का ज़रा क्लिप चलाइएगा। जी, तो सुना आपने शहबाज शरीफ साहब अनोखी सी बात ये कर रहे थे कि जी इमरान खान साहब को घबराहट मेरी सियासी मुलाकातें करने से नहीं हो रही, बल्कि इमरान खान को घबराहट मुल्क की तबाही की वजह से हो रही है, क्योंकि हुक्मरानों ने मईशत और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। रिकॉर्ड कर्जे लेने के बावजूद अवामी फलाह के काम नहीं किए गए। गंदम, शुगर, LNG स्कैंडल्स में अरबों की करप्शन की गई है, मुल्क की दौलत दोनों हाथों से लूटी गई है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की इन्हीं बातों पर हुकूमती नुमाइंदे जवाबी वार करते हुए कह रहे हैं कि जी करप्शन और लूट मार पर वो शख्स बात कर रहा है जो खुद करप्शन के मुकदमात में बाकायदा कभी नैब और कभी अदालतों की पेशियां भुगत रहा है। इतने मुकदमात हैं उस पर। खैर, शहबाज शरीफ साहब मुल्क की तबाही का नोहा पड़ रहे थे सीधा, लेकिन हुकूमत उनकी सियासत पर वार करने का बाकायदा सोच चुकी है, क्योंकि अब खबरें क्या बताती हैं, ज़राए क्या बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुतालिक बयान हल्फी पर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई से पहले वफाकी हुकूमत ने खुद बराह रास्त नवाज शरीफ के जो मुआलिजीन हैं उनसे राब्ते का फैसला कर लिया है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, नवाज शरीफ साहब की मेडिकल टीम से मेडिकल रिपोर्ट्स और जो डिटेल्स हैं वो हासिल करेगी, और हुकूमत शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई से पहले हाई कोर्ट के फैसले की जो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं
वो पूरी करना चाहती है। यानी गवर्नमेंट पूरी तैयारी के साथ शहबाज शरीफ साहब की जो सियासी विकेट है वो उड़ाने की तैयारी कर रही है। अब हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की तरफ घबराहट का बाउंसर फेंक कर उन्हें घबराहट में मुब्तला करना चाहती है। सीधी सी सिचुएशन है। वैसे शहबाज शरीफ साहब के मामले में कहने के लोहा गर्म है, बस इस गर्म लोहे पर हुकूमत का एक हथौड़ा ही दरकार है, सिर्फ एक। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब काफ लीग से आपको पता है बड़े मायूस लौटे हैं। अब ऐसे में उनका जो मोराल है वो ऑलरेडी गिरा हुआ है, डाउन है। अब मजीद अगर गिर गया तो हुकूमत तो उस मौके का फ़ायदा उठाएगी। सुनहरी मौका होगा हुकूमत के लिए, जिसको कैश करवाना चाहे करवा सकते हैं, और शहबाज शरीफ साहब के गिर्द मजीद घेरा तंग करना चाहेगी। और नवाज शरीफ साहब की जो झूठी ज़मानत है वो झूठी ज़मानत देने पर उन्हें अदालत से नाअहल भी कराना चाहती है। अच्छा, दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो हुकूमत को अलग करने की धमकियों से, तड़ियों से डराना चाहती है। जैसा कि हमजा शहबाज साहब वो बाकायदा डरा रहे हैं। ज़रा सुनिएगा, देखिएगा क्या कह रहे हैं। जी तो सुना आपने हमजा साहब को। हमजा सिर्फ सहाफ़ियों ने जहांगीर तरीन साहब के साथ राब्तों से मुतालिक आपने सुना कि एक सवाल किया, तो उन्होंने क्या कहा कि जी हमारे जो राब्ते हैं ना वो तो सबके साथ है, लेकिन हमारा हदफ एक ही है। वो क्या कि किसी भी तरह से इमरान न्याजी को घर भेजा जाए, और जो तमाम अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ मिलकर हम अपने काम पर लगे हुए हैं। अल्लाह बहुत जल्द इमरान न्याजी से अवाम की जान छुड़ाएगा। अच्छा, हमजा शहबाज ने ना काफ लीग से शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात है उस पर कोई तबसरा नहीं किया, और जाहिर है इस हवाले से वो तबसरा भी क्या करते, क्योंकि काफ लीग ने तो नून लीग को मायूस कर दिया। और ये जो मायूसी है लीगी रहनुमाओं के लहजों में साफ झलकती हुई नजर आती है। जब इस तरह का सवाल पूछा जाता है उनके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी कहानी बता देते हैं कि क्या हुआ। और एहसन इकबाल साहब वो फ्रस्ट्रेशन में जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनको डरा रहे हैं बाकायदा। कैसे? कहते हैं कि जिस इत्तेहादी की नज़र अपने सियासी मुस्तकबिल पर है वो इस हुकूमत से दूर होने पर मजबूर हो जाएगा, और हुकूमत से अलग ना होने वाली जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी अवाम माफ़ नहीं करेंगे। अब इससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से कि जो नून लीग है वो अदम एतमाद की तहरीक की जो देग है, हंडिया है, उसको पकाने के लिए मसाले जो है पूरे ना होने पर अफसुर्दा है। लेकिन अब अपनी कोशिश अभी भी वो जारी रखे हुए हैं कि किसी तरह शायद उनकी दाल गल जाए। अच्छा, अब इत्तेहादियों के अलावा जो हुकूमती सफ़ों को भी हिलाने की कोशिश कर रही है। कैसे? हमजा शहबाज ने जहांगीर तरीन से राब्तों पर इनकार नहीं किया, आपने गौर किया होगा। और ज़राए क्या बताते हैं, खबर क्या है कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हुई है, लेकिन JUI के रहनुमा अकरम खान दुरानी ने मौलाना फजलुर रहमान की जहांगीर तरीन से मुलाकात की जो खबरें हैं उसकी फ़िलहाल तरदीद की है। और JUI के अभी जहांगीर तरीन से कोई मुलाकात, कोई रब्ता नहीं हुआ। लेकिन जब भी जहांगीर तरीन से रब्ता करना होगा तो ये काम PDM की कमेटी करेगी। अच्छा, मौलाना साहब भी ये कह रहे हैं कि जी मुल्क को बचाने के लिए हम जो हुकूमती हलीफ है ना उनको हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए बाकायदा कायल कर रहे हैं। मौलाना साहब का क्लिप होगा, टीम चलाइएगा। अच्छा, अब ये आपने सुना मौलाना साहब को। अच्छा, अब ज़रा सुनिएगा, अगर अपोजिशन को हुकूमत के खिलाफ अपनी जो अदम एतमाद की तहरीकों से कामयाब बनाना है तो उसे हर सूरत में 172 वोट हासिल करने होंगे। लेकिन अपोजिशन को इन्हीं वोटों के हसूल में काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ रही है। अच्छा, मौलाना साहब उन तमाम वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उनको मुमकिन तौर पर ये जो मतलूबा वोट हैं ये हासिल हो जाए। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो ये बता रही है कि जैसे मौलाना साहब भी इस वक्त बहुत ज़्यादा मायूस हैं, क्योंकि काफ लीग के पास जाकर उन्होंने भी चौधरी बिरादरान से वोट मांगने की ट्राई कर ली है। और कल जो मुनस अलाई साहब ने इमरान खान साहब को एतमाद में लेकर अपोजिशन के दिल के बाकायदा जो अरमान है आंसुओं में बहा दिए थे वो आपके सामने है। अच्छा, अब शाहिद खान अब्बासी साहब वो कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा चलाइएगा टीम। जी तो सुना आपने शाहिद खान अब्बासी साहब को, वो वही बातें कह रहे हैं जो बहुत पुरानी हो चुकी है। लेकिन जाहिर है नून लीग ने वोट को इज्जत का जो अपना एक बयानिया बनाया हुआ है, और अब्बासी साहब उसी बयानिया की लकीर को मजीद खींचते हुए भी नजर आ रहे थे, सुनाई दे रहे थे। वो कह ये रहे हैं कि जी अब तक हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को इसलिए कामयाब नहीं बनाया जा सका क्योंकि इदारे हुकूमत के सर पर हाथ रखे हुए हैं। हालांकि अपोजिशन के कुछ बड़े सियासी रहनुमा तो ये दावा भी कर चुके थे कि हुकूमत के सर पर अब किसी का हाथ नहीं रहा। अब बताएं कि किस बात पे यकीन किया जाए। अच्छा, फिर शाहिद खान अब्बासी साहब कैसी शिकायतें, कैसे शिकवे कर रहे हैं, ये लोग खुद कंफ्यूज हैं। इनको ये नहीं पता कि हम बयान ही अपना एक कर लें, झूठ भी बोल रहे हैं तो। अच्छा, हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है कि नून लीग डील की तलाश में है और सिर्फ वो डील चाहती हैं, और वो अपने ऊपर उन कुव्वतों का हाथ रखवाना चाहती है जिन पर नून लीग आज तनकीद कर रही है। और अगर हुकूमत की बात सही है तो फिर एक सवाल उठता है कि फिर नून लीग का जो उसूली नज़र जिस पे ये बात करते हुए नहीं थकते हैं वो कहाँ चला गया। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब वो कह रहे हैं कि जी अपोजिशन अपना किबला तो पहले दुरुस्त कर ले, फिर अदम एतमाद की बेशक तहरीक ले आए। हमें क्या एतराज़ है, हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है, वो कहते हैं कल की बजाय आज ले आए आप, हम देख लेंगे आपको। ज़रा क्लिप चलेगा कुरैशी साहब का।
जी सुना आपने कुरैशी साहब को, वो क्या कह रहे हैं जी, अदम एतमाद की तहरीक लाना अपोजिशन का हक है और हम सियासी महाज पर उनका मुकाबला करके उनको शिकस्त देंगे। अच्छा, वो ये दावा भी कर रहे हैं कि जी नून लीग में दो धड़े हैं, अपोजिशन के सफ़ों में जो यकसुई है वो नहीं पाई जाती है और पीपल्स पार्टी अभी इंतखाबात नहीं चाहती है, लेकिन नून लीग फौरी इंतखाबात चाहती है। लेकिन नून लीग का जो बयानिया है वो कहते हैं जी उसी दिन दफन हो गया था जब शहबाज शरीफ साहब चौधरी बिरादरान के दर पर खुद चल के चले गए थे। अब नाज़रीन, अगर देखा जाए तो कुरैशी साहब की बातें बहुत हद तक सही हैं, दुरुस्त है, सच है, और सच बहुत से लोगों को कड़वा भी लगता है। अब अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम का साथ देने को तैयार होती है तो वो अब तक अपने धरने की तारीख को बदलकर पीडीएम के एहतजाज में शामिल हो जाती। लेकिन खुर्शीद वो क्या फरमा रहे हैं, वो कह चुके हैं बाकायदा कि जी पीपल्स पार्टी जो है वो 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी करके ही रहेगी। ज़रा सुनिएगा शाह साहब को। तो सुना आपने खुर्शीद शाह साहब को कि जी हम इस्लामाबाद जाकर वज़ीर आज़म पर इस्तीफ़े का दबाव डालेंगे ताकि वो इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं और एएनपी के मियां इफ्तिखार भी साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ मार्च का ऐलान कर रहे हैं। और सब क्या फरमा रहे हैं, ज़रा ये सुनिएगा। अच्छा, सुना आपने मियां इफ्तिखार को, वो भी पीपल्स पार्टी के साथ इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, यानी पीपल्स पार्टी और एएनपी अपना अलग महाज हुकूमत के खिलाफ सजाएंगे और दूसरी जानिब पीडीएम, आपको पता है पीपल्स पार्टी के धरने के तकरीबन 1 महीने बाद शहर इक़्तिदार का रुख करेगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी को पीडीएम के धरने की तारीख पर इसलिए एतराज़ है क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जी मार्च तक हुकूमत मुल्क और कौम को मज़ीद तबाह कर देगी और अब अपोजिशन की आपस की जो रंजिशें उसको देखकर, अपने जो अलग अलग मफादात हैं उनको देख कर कह लें कि जो हुकूमती रहनुमा हैं वो क्या नतीजा निकाल रहे हैं। ये ज़रा सुनिएगा। ये तो सुना आपने, हुकूमती रहनुमाओं को अब हर रहबर ये दावा कर रहे हैं कि सिर्फ वही है जो अवाम का भला चाहता है, जो अवाम का नसीब बदलना चाहता है और बदल सकता है, जबकि रहबर सिर्फ अवामी मफादात को ढाल बनाकर सिर्फ अपने अपने नसीब बदलना चाहते हैं, अपना अपना वक्त बदलना चाहते हैं। लेकिन अब अवाम इस सिचुएशन से तंग और बेचारे कह रहे हैं कि हमें रिलीफ दो वरना तकलीफ पहुंचाने का सिलसिला एटलीस्ट अब नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। लॉन्ग मार्च के लिए पीपल्स पार्टी की तैयारियां जो हैं जोरों शोर से जारी हैं और इस सिलसिले में बिलावल हाउस में एक बड़ी अहम नौयत का इजलास हुआ, बहुत अहम इजलास, जिसमें बिलावल साहब ने सिंध के जो तमाम अरकान हैं उनको अहम टास्क सौंप दिए हैं। और इस मौके पर बिलावल साहब ने ये कहा कि जी खुशी है कि अपोजिशन की जो बाकी जमातें, दीगर जमातें, वो भी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हमारे मौक़िफ़ की हिमायत कर रही हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अपोजिशन की सारी जमातें मिलकर भी कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत के बिल्स नहीं रोक सकी तो ये तहरीक अदम एतमाद है, इसके लिए नंबर कैसे पूरे करेंगी? और ये वो सवाल है, इसका जवाब सब लोग तलाश करना चाह रहे हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने तमाम अपोजिशन जमातों को अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए राजी तो कर रही है, लेकिन हुकूमती इत्तेहादियों को मनाना यकीनी तौर पर एक बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल टास्क है। अच्छा, अब एक जो हुकूमती इत्तेहादी है मुस्लिम लीग काफ, उसने तो आपने देखा कि साफ अपोजिशन को इनकार कर दिया है। अब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई रहनुमा पीपल्स पार्टी तैमूर तालपुर साहब। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तैमूर साहब, पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च की तैयारी भी कर रही है और साथ साथ तहरीक अदम एतमाद के लिए भी कोशिश कर रही है। अच्छा, एक आप लोगों की कामयाबी ये कि पीपल्स पार्टी शुरू से कहती थी कि जो आईनी रास्ता है, जो बेहतरीन रास्ता है वो यही कि जी तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। पहले लोगों को एतराज़ था, बाकी जो दीगर अपोजिशन की पार्टी हैं अब वो आपके एटलीस्ट इस मौके पर आ गए, ये आप लोगों की बड़ी कामयाबी है। अच्छा, अब साथ जो पीपल्स पार्टी उम्मीद ये जाहिर करी जी लॉन्ग मार्च से पहले जो तहरीक अदम एतमाद है उसकी तारीख फाइनल हो जाएगी, तो ये नंबर पूरे हैं और ये जो इत्तेहादियों को साथ मिलाने के लिए मुलाकातें हो रही हैं। जरदारी साहब की मुलाकात हुई, चौधरी बिरादरान से शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म साहब से एतमाद का उन्होंने इजहार कर दिया, हम आपके साथ, उन्होंने कह दिया। अब ये आगे क्या फिर आप लोगों की, आपका एतमाद की वजह फिर क्या है जो आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं? डॉक्टर साहब, आप देखें जिस तरीके से हम चल रहे थे और जिस तरह से हम काम कर रहे थे जब हम पीडीएम में इनके साथ शामिल थे, अगर उस वक्त हमारा कहना मानते तो जिस तरह से हर जगह पर इनको फतेह मिल रही थी तो बहुत जल्दी यहाँ पे भी इनको कामयाबी हासिल होती। पर इट्स नेवर टू लेट। अब वो लोग हमारी बात समझ भी गए हैं और हमारी बात उनको ये भी पता है कि वाहिद बात है जिस पर कुछ हो सकता है। इन करप्ट और ना अहल लोगों से हमारी जान छुटने का, छुटकारे का कुछ ना कुछ हमें चांस नजर आता है। जैसे कि कहते हैं नथिंग इज 100%, पर हम बहुत पुर उम्मीद हैं। उस जमाने में भी हमने नंबर्स अपने कलेक्ट कर लिए थे। मैं ये तो आपको डिटेल नहीं बता सकता कि कैसे और कहाँ से नंबर्स कलेक्ट कर लिए थे, पर हमारे नंबर्स तब भी इस तहरीक के लिए, अदम एतमाद के लिए पूरे थे। पर क्योंकि हमारे इत्तेहादियों ने, दूसरी जमातों ने हमारे साथ नहीं दिया तो हम नहीं कर सके। अब फिर जरदारी साहब
जिस चीज पे बेस्ट ठीक है, है। ही नोज व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो उन्होंने नंबर गेम पे काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ जी। कामयाबी हो गई है, पर उन्होंने अभी तक हमें ये बताया नहीं है। अगर नहीं भी हुई तो मैं समझता हूँ बहुत जल्द ठीक आपको है। अच्छी खबर मिलेगी। ठीक है। अच्छा, ये अभी काफ लीग ने जो अपोजिशन का साथ देने से साफ साफ इनकार किया है तैमूर साहब, जारी बात है जब मुलाकातें हो रही हैं, जरदारी साहब की भी हुई, फिर शहबाज शरीफ साहब तो 14 साल बाद उनसे मिले और वो शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने ताज़ियत कबूल करने से इनकार कर दिया था, अब वो उनके दर पे चले गए, खुद चल के चले गए हैं, लेकिन आगे दाल नहीं गल सकी। अब अगर नंबर गेम पूरी नहीं होती है तो अपोजिशन तो अब हुकूमत एक बार फिर, आपको नहीं लगता कि अगर अपोजिशन इस मामले में हार जाती है तो हुकूमत फिर एक बार फिर से मजबूत हो जाएगी, क्योंकि शायद ही अभी आपके पास आखिरी मौका होगा जो दावे किए जा रहे हैं हुकूमत गिराने के? देखिए फिजा, कोई चांस कहीं से भी इस हुकूमत के मजबूत होने का नहीं है। आपने देखा ये 14 में से 12 बाई इलेक्शन हारे। आपने देखा इनके अपने लोग स्पीड से इनको छोड़ते हुए जा रहे हैं, अवाम इनसे तंग है। उसके साथ साथ जो लोकल बॉडी में इनका हशर हुआ वो भी आपके सामने, और जो आगे होने वाला है तो वो भी आपके साथ। बेहतरी तो इनके पास आनी नहीं है, बेहतरी हमारे पास ही आनी है। अब आपको मैं क्या बताऊं, आप खुद ही समझें। इतना अरसा नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात नहीं की काफ लीग के लीडर से, पर जरदारी साहब की मुलाकात के बाद उनकी मुलाकात हो। अच्छा, कुछ ऐसी मुलाकातें हुई हैं जो आपके सामने नहीं है, पर अनकरीब आपके सामने आएंगी, तब भी आप समझिएगा ये कौन पूरी प्लानिंग कर रहा है और कौन ये सारी चीज का मास्टरमाइंड है। बड़ा जल्द आपको पता चल जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कुछ ऐसी मुलाकातें हैं जो अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन अनकरीब पता चल जाएगा कि वो मुलाकातें भी हुई। तो उन मुलाकातों को सीधा राज में रखने का मकसद क्या है? उनको मंजर आम पे क्यों नहीं लाया जा रहा, वक्त आने पे क्यों बताया जाएगा? क्योंकि अगर अभी से वो सामने आ गए तो उनको अलग अलग क्वार्टर से प्रेशराइज किया जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें तंग किया जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। हम चाहते हैं कि हम एक सरप्राइज दें। यानी आप इत्तेहादियों के हवाले से इशारा दे रहे हैं कि कुछ हुकूमत के करीबी और इत्तेहादियों की मुलाकातें हुई हैं जिन्होंने आप लोगों को ग्रीन सिग्नल दिया है और प्रेशर से बचने के लिए अभी कहा गया है कि डिस्क्लोज ना किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इत्तेहादी भी हैं। उन इत्तेहादियों के साथ साथ जो है कुछ इंडिपेंडेंट्स भी हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट्स और इत्तेहादी उनकी, यानी कुछ ऐसे लोग हैं जो हुकूमत के सामने हुकूमत का साथ दे रहे हैं और अंदर खाते आप लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं इस यकीन दहानी के साथ कि डिस्क्लोज ना किया जाए कि आप लोगों के साथ मुलाकातें और इलामत हार पे आप लोगों का साथ देने के लिए हामी भर चुके हैं। आपकी बात से मैं ये कंक्लूजन निकालूं? बिल्कुल बिल्कुल, लोग इनसे तंग बैठे हुए हैं, पर क्योंकि परेशान है, प्रेशराइज करते हैं। आपको पता है इनकी आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स पीटीआई को आते हैं, कभी नैब को इस्तेमाल करते हैं, कभी एफआई को इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से हम नहीं चाहते कि किसी को, हमारे दोस्त जो एक नेक काम करने जा रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को की जान छुड़ाने जाने इन जालिम हुक्मरानों से, वो किसी परेशानी में आए। पर अभी तक कुछ फाइनल नहीं है, इंशाल्लाह ताला जल्द आपको इन चीजों का पता चलेगा। अच्छा तैमूर साहब, इस हवाले से बता दें, इस हवाले से कुछ फाइनल हुआ? जैसे कि मौलाना साहब बड़े कॉन्फिडेंट, मौलाना साहब कह रहे थे कि जी हो सकता है कि अगर तारीख फाइनल हो जाती है अदम एतमाद की तहरीक के लिए तो हो सकता है कि जो पीडीएम ने मार्च करना है, महंगाई मार्च, उसकी जरूरत ना पड़े। पीपल्स पार्टी को भी ऐसा लगता है कि मार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी, या पीपल्स पार्टी हर हाल में अपना लॉन्ग मार्च करेगी? देखिए जी, हम हर हाल में अपना लॉन्ग मार्च करेंगे। जब तक इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर फायज है तब तक हमारी कोशिशें जारी रहेंगी और हमारा मार्च कोई रोक नहीं सकता। मौलाना साहब के मुंह में घी शक्कर, अल्लाह करे जो बात कह रहे हैं वो सच साबित हो और जल्द हमें निचकारा मिले। पर जो हमने प्लान बना लिए हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो का जो प्लान है वो अटल है, वो आखिरी है। और हमें आज सख्त हिदायत मिल गई है, सारा रूट मिल गया है। हम कराची से शुरू होते हुए मज़ार कायद से 34 सिटीज से घूमते घूमते, जलसे जुलूस करते करते 10 दिन की मुद्दत में हम जाके इस्लामाबाद पहुंचेंगे इंशाल्लाह। अच्छा तैमूर साहब, एक मार्च पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी होने जा रहा है और आपको पता ही होगा, शामिद कुरैशी साहब का क्लिप होगा, टीम जरा चलाइएगा, वो कुछ कह रहे हैं आपके चेयरमैन साहब को, आप भी जरा सुनिएगा तैमूर साहब, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ, चलाइएगा क्लिप। जी तो तैमूर साहब, आपने सुना शाह महमूद कुरैशी साहब को, क्या कहेंगे? मैं जी क्या कहूँगा, अवाम कह चुकी और अवाम फिर से दोबारा कहेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में बात करने से पहले मैं शाह महमूद कुरैशी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके वर्कर उनके जालों से मुकाबला करें। शाह महमूद कुरैशी साहब उमरकोट से मेरे वालिद नवाब यूसुफ टालपुर साहब के सामने खड़े हुए थे और अवाम ने उन्हें 70,000 की लीड से हराया है। उन्होंने 1 लाख से कम वोट दिए और मेरे वालिद ने 1,70,000 से ज्यादा वोट दिए। तो बातें करना आसान है, आए फिर से मेरे से मुकाबला करें, उसके बाद बिलावल साहब की बात करें।
अच्छा तैमूर साहब, अदम एतमाद के मामले पर नवाज लीग के कुछ रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी पे एतबार नहीं था और सबको बात पता। अच्छा, आप वो दबे अल्फाज में ये भी कह रहे हैं कि जी एक अहम दिन यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट से गैर हाजिर हो सकते हैं, तो अदम एतमाद की तहरीक पर फिर पीपल्स पार्टी के लोग असम्बली ना आए तो फिर क्या होगा? मेरे ख्याल से मैं उनकी बातों पे तवज्जो नहीं दूंगा। जो इनकी पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं, जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, मैं उनकी बातों पे ज्यादा वजन दूंगा। ठीक है जी तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान में कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, इसके बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू देते हुए बताया कि अफगानिस्तान से 3 ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। 3 ग्रुप जो सकूत काबुल से पहले से पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं। उनमें पहले नंबर पर है जी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दूसरे नंबर पर है बलोच दहशतगर्द और तीसरे नंबर पर है दाइश। अच्छा, इमरान खान साहब का कहना था कि हमें यकीन है कि जिस कदर अफगान हुकूमत मुस्तहकम होगी उसी कदर इन ग्रुप्स को वहाँ से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करने के मौके जो हैं वो कम मिलेंगे। अच्छा, अफगान हुकूमत मुस्तहकम तब होगी जब उनकी इमदाद की जाएगी और जो मुंजमद असासे हैं उनको बहाल किया जाएगा। लेकिन अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीका में मुंजमद अफगानिस्तान के $7 अरब में से आधे 9/11 मुतासरीन और आधे पैसों से अफगान ट्रस्ट फंड बनाने का ऐलान किया था। जो बाइडन के इस फैसले पर रद्द अमल देते हुए अफगान नायब तर्जुमान इनामुल्लाह ने कहा कि अगर अमरीका फैसले से पीछे नहीं हटा और इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां जारी रखी तो इस्लामी अमारात को मजबूरन अमरीका से मुतालिक अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी। अच्छा, अब दूसरी जानिब भारत में मुसलमानों के खिलाफ होने वाली ज्यादतियों पर इस्लामी ममालिक की नुमाइंदा तंजीम OIC भी बोल पड़ी है। इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, मुकामी अमूर और साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी अफगानिस्तान की माली इमदाद की। अमरीका के फैसले ने तालिबान हुकूमत को नाराज़ कर दी है और तालिबान का मौक़िफ़ ये जी 9/11 हमलों से अफगानिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। तो आप क्या समझते हैं कि अमरीकी सदर के फैसले से मामलात कशीदा हो सकते हैं? जी हाँ, कशीदा इसलिए हो सकते हैं कि तालिबान इस मामले में बिल्कुल सही कह रहे हैं और अगर इसको इंटरनेशनल कानूनी तकाज़ों में देखा जाए और इस पर कई ममालिक ने इस पर रिएक्शन दिया है, खासतौर पे वहाँ के ह्यूमन राइट, इवन अमेरिका में वहाँ के लोगों ने रिएक्शन दिया है कि जो पैसे उनके थे अफगानिस्तान को उसमें से कॉम्पनसेशन 9/11 वालों को देना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अमेरिका को चाहिए था कि इसके लिए अलहदा फंड, जिस तरह के पहले उसने 10 बिलियन एक दिए और उसके बाद मजीद पैसे दिए, तो इसमें भी अब ये कटौती जो है, अगर किसी सॉवरन कंट्री का अगर आप देखें तो उसके फंड्स को, स्टेट बैंक के फंड्स को, चाहे वो कहीं भी हों, उससे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी हासिल है। उसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ। फिर ये जो सॉवरन फंड, जो एसेट्स हैं, किसी मुल्क के भी एसेट्स हैं, उसको इस तरीके से उसके कब्जा कर लेना, ये मुल्क की अपनी सॉवरेनिटी के भी खिलाफ है किसी मुल्क के, और जो कि चैप्टर 1 में अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में दिया हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसका मॉरल वैल्यू क्या बनता है। वो पैसे जहाँ से भी आए अफगानिस्तान के, लेकिन अफगानिस्तान का एसेट था और अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक के पैसे थे, वो उसमें से कटौती कर लेना, इसके अगर इसकी फ़लसफ़े को देखा जाए तो ये हकीकत है कि अफगानिस्तान का कोई भी शख्स उसमें नहीं था जो 9/11 में इन्वॉल्व था। लेकिन फिर भी जितनी तालिबान पर या अफगानिस्तान पर जितनी चढ़ाई की गई और जितनी ज्यादा बम्बार्डमेंट की गई, उसकी नवीद नहीं मिलती आपको कहीं और। तो तमाम चीजों के बावजूद अगर उन्होंने पैसे भी काट लिए हैं तो इसकी इंटरनेशनल कानून के मुताबिक इसकी गुंजाइश नहीं है। हाँ, वो अमेरिका का अपना एक कानून है, ट्रेजरी एक्ट उनका है, उसमें बहुत सारी शिकें हैं। उसकी एक शिक उन्होंने अप्लाई की है कि क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन है जो कि 1267 है और 1267 के तहत हक्कानी ग्रुप के कुछ लोग आते हैं, लिहाजा हक्कानी ग्रुप के लोग आते हैं, उसकी वजह से हम अफगानिस्तान में उनके बैंकिंग सिस्टम को नहीं चलने देंगे, अपना सैंक्शन अपना लगा के रखेंगे। जिसकी वजह से हो क्या रहा है, मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के कुछ सरबराहों से बात की है अफगानिस्तान में, और वो कहते हैं कि हम अपने पैसे अफगानिस्तान में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि जो बैंकिंग निज़ाम है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है पूरी दुनिया का, वो
अमेरिका चलाता है, अमेरिका के निज़ाम के तहत चलता है, और क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगा दी है इसलिए वो निज़ाम नहीं चल रहा है, और उसकी वजह से पैसे अगर कोई और भी भेजना चाहे तो नहीं भेज पा रहा है। मेरी एनजीओ की सरबराह से बात हुई जो कि पिछले दिनों उन्होंने 60-70 ट्रक भेजे हैं अफगानिस्तान में, और वो कह रहे थे कि हमें फंड्स ट्रांसफर करने में वही दुश्वारी हो रही है जो कि सैंक्शन की वजह से है। तो कहने का मकसद ये है कि एक तरफ तो सैंक्शन उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि 3.5 बिलियन जो हम देंगे वो हम अपनी मर्जी से उन लोगों को देंगे जो अवाम तक पहुंचे। ये भी सॉवरन कंट्री की एक खिलाफ वर्जी है कि आप सॉवरन कंट्री का एक हुकूमत है उससे हटकर क्या ब्लैक वाटर को देंगे, क्या आप ऐसे लोगों को देंगे जो आपके चहीते हैं वहां, जिसके तहत वहां पैसे 3.5 बिलियन खर्च किए जाए। तो इस पर जो तालिबान ने एतराज और एतमाल किया है वो जायज बात है उनकी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर अफगानिस्तान की जो मुआशी हालत है वो ठीक नहीं होगी तो वहाँ दहशतगर्द फायदा उठा सकते हैं। अब जैसे कि वज़ीर आज़म ने क्या कहा, जो टीटीपी बलोच दहशतगर्द जो है दाइश पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, तो ये जो हालत है अगर ठीक नहीं होती है तो फिर क्या हालात होंगे इस खित्ते की, खासतौर पर अगर मैं बात करूं? देखिए, उसमें पहले तो उसको सोचना ये है कि आफ्टर ऑल अमेरिका जिसने एक तवील अरसा अफगानिस्तान में लगाया और $1 ट्रिलियन खर्च कर दिया वहाँ, तो उसके बाद अगर वो इस वक्त अपने पैर खींच रहा है वहाँ से, और खींच लिए हैं, उसने फंडिंग भी रोक दी है, न सिर्फ अपनी बल्कि दुनिया की बाकी अक़वाम की जो फंडिंग वहाँ जानी चाहिए उसमें दिक्कत हो रही है, उसकी कोई तो वजह होगी ना। अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं मैं, अमेरिका की जो उन्होंने अपनी रीसेट किया है अपने फॉरेन पॉलिसी को जो बाइडेन के आने के बाद, उसमें नंबर 1 वो नुक्ता फॉरेन पॉलिसी का अमेरिका का है कि चाइना की कंटेनमेंट। और चाइना की कंटेनमेंट कैसे हो सकती है? किसी तरीके से अफगानिस्तान में सीपैक का मामला आगे ना बढ़े, यानी कि डिस्टेबलाइजेशन रहे, और अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान में भी गड़बड़ रहे जो प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया, डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश की जाए। तो ऐसी सूरत में अगर किसी चीज को जरब लगेगी या जानबूझकर टफ टाइम देने की कोशिश, यही तजिया निगार कह रहे हैं कि ये एक प्लान्ड वे में फॉरेन पॉलिसी के अहदाफ को अमेरिका हासिल करने के लिए इस तरह कर रहा है, वरना कोई और वजह नहीं है। चलें, अपनी इमदाद नहीं देता। डॉक्टर साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, इसमें अहम पॉइंट ये भी तो है ना कि जो जिस तरह चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती है सबको पता है, फिर ये सी पैक देख लें सबको खटकता है, फिर साथ अब ये रूस के साथ पाकिस्तान के आगे जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं ये भी अमेरिका को हजम नहीं हो रहे हैं। अगर ये ब्लॉक बन जाता है चीन, रूस, पाकिस्तान, तो ये अमेरिका तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, जितनी भारत को तकलीफ होगी अमेरिका को भी होगी। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने तो अपने कार्ड्स बिल्कुल खोल के 3 दिन पहले बता दिए ना, और प्राइम मिनिस्टर से जब उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है उनसे हमारी जब भी उसने हमारे तरफ हाथ बढ़ाए या दोस्ती की है तो हमारा काम निकलने के बाद वो भाग गए हाथ झाड़ के। यही बात हिलरी क्लिंटन ने भी की थी, और चाइना हमारा हमेशा दायमी दोस्त है, लिहाजा चाइना से हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। तो ये तो उन्होंने कह दिया ऑलरेडी, और यही जो इस वक्त हालात बतदरीज आगे बढ़ रहे हैं जियोपॉलिटिकल तनाजुर में, उसमें अगर हम ना भी चाहें, हालांकि हम चाहते हैं कि बैलेंस रखें, लेकिन बैलेंस रखने का कोई जवाब अमेरिका क्रिएट नहीं कर रहा है। हमारे अपने मफादात हैं और जाहिर हर मुल्क को अपने मफादात को देखना चाहिए। अगर देखा जाए तो डॉक्टर साहब ये जो पाकिस्तान की जुग्राफियाई अहमियत है, मैं अक्सर बात करती हूँ पाकिस्तान की जुग्राफियाई अहमियत जो किसी ब्लेसिंग से, नेमत से कम नहीं है पाकिस्तान के लिए, तो उन ममालिक का पाकिस्तान में इंटरेस्ट होना भी ये मतलब पाकिस्तान की अहमियत को वाजे करता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भारत की अगर मैं बात करना चाहूँ तो ओवैसी ने भी जो मोदी हुकूमत को बाकायदा खबरदार किया जी मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के जो वाक़यात हैं उसको जल्द अज जल्द रोके, लेकिन नरेंद्र मोदी के जो जुल्म का सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि बढ़ता चला जा रहा है, उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। अब ये हाल ही में भारतीय रियासत जो उत्तर प्रदेश है वहाँ से बीजेपी के एक रुकने असम्बली हैं जी, क्या नाम है जी, रघुविंदर सिंह, उन्होंने बाकायदा धमकी दी है कि जी अगर वो दोबारा मुंतखब हुए, बल्कि उन्हें कहना भी मुझे बुरा लग रहा है, उस बंदे ने अपनी घटिया सोच का मुजाहरा किया डॉक्टर साहब कि उसने धमकी दी कि अगर वो दोबारा मुंतखब हो गया तो मुसलमानों को माथे पर तिलक का निशान बनाने पर मजबूर कर देगा। अब ये जो आरएसएस के गुंडे हैं डॉक्टर साहब, अब तो ये हद बार पार करते चले जा रहे हैं और अलग जलसों में, इनके असम्बली में, हर जगह पे खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ नफरत का इजहार हो रहा है। देखिए, वो उसका मकसद है ना, आप अमेरिका की, चले हम अपनी तो बात कर लेते हैं, लेकिन अमेरिका की जो एक रिलीजियस कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट में यही बातें लिखी हैं कि माइनॉरिटीज़ को वहाँ और मुस्लिम माइनॉरिटी को भी उनकी ज़िंदगी तंग की जा रही है। और ये उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर अपनी रिपोर्ट में जो 2 महीने पहले उन्होंने शाया की, जिसपे इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है, ये तो बात उनकी हो गई। फिर
एम्नेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट के हमारे और ह्यूमन राइट कमीशन, उन्होंने भी यही बातें की हैं। अब एक बड़ा सवाल उभरता है तमाम आपके नाजरीन के जहन में कि जब अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे भी यही कह रहे हैं, ये जो जुल्म और बर्बरियत और माइनॉरिटी के खिलाफ जो सिलसिला मुहिम चल रही है इंडिया में, और ये है क्या, देखिए ना, बहुत दफ़ा हम इसका जिक्र कर चुके हैं कि ये एक माइंड सेट है हिंदुआता की, ये RSS ड्रिवन बीजेपी गवर्नमेंट है, तो उससे कोई खैर की तवक्को तो मुसलमान कर नहीं सकते। मुसलमान ये है कि एक के बाद दूसरा बर्दाश्त करते जा रहे हैं। कश्मीर का हवा बर्दाश्त कर लिया, मुसलमानों ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद मुसलमानों ने बाकी जो जब लॉ पास किया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उस पर कोई बात नहीं की। रजिस्टर सिटीजन रजिस्टर का जब किया लॉ पास, उस पर कोई बात नहीं की। अब इस पर थोड़ी सी अवेकनिंग खासतौर पे वहां के लोगों ने की है, लेकिन उनका मकसद RSS ड्रिवन गवर्नमेंट बीजेपी का ये है हिंदुआता माइंडसेट का कि किसी तरह से मुसलमानों को इतना सप्रेस कर दें कि वो खुद ब खुद वो तिलक वाली बात आ जाए। वो कहते हैं कि कमिंग बैक होम, इतना उनको मार मार के इतना अदमुआ कर दो, लेकिन वो कहते हैं कि अफकार को पाबंदे सलासिल जो करोगे, तस्वीर के चिलमन से ज़िया आती रहेगी। आप जितना जुल्म तादी जबरो सितम करेंगी, वहां से वो रिटेलिएशन आएगा कि इंडिया कभी सोच नहीं सकता। ठीक है जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।